जी, शुरू करते हैं आज। आज मैं बिल्कुल फिट हूँ और कोशिश यही होगी कि हम आज 75 क्वेश्चन कर लें, ठीक है? बाकी देखते हैं क्या होता है जी। अब मुझे नींद आती है। पहला सवाल है, गुड रिलेशनशिप एम्फसाइज़ेज़ ऑन द कंट्रोल ऑफ। अच्छे रिलेशंस बनाने के लिए किस चीज़ के ऊपर हमें कंट्रोल करना चाहिए? सारी चीज़ों पे करना चाहिए, गुस्सा भी नहीं करना चाहिए। डिसोबीडियंस फर्माबरदारी भी होनी चाहिए, नाफरमानी भी नहीं होनी चाहिए। एंग्ज़ायटी अपनी परेशानियों को अपने पास रखना चाहिए, किसी दूसरों के ऊपर अपनी परेशानियाँ हमें मुसल्लत नहीं करनी। रिजिडिटी, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, कोई इतना रिजिड नहीं बन जाना चाहिए। रिजिड नहीं बन जाना चाहिए, रिजिड से मुराद क्या होता है कि आप तो कहते हैं बस जो मैं हूँ, जो मैं कहूँ बस वही होना चाहिए, जो मैं सोचता हूँ वही होना चाहिए, ठीक है? यानी और अपने को जो रूल आए हुए हैं, उनके अंदर कोई फ्लेक्सिबिलिटी। तो मेरा ये ख्याल है कि सबसे ज़्यादा जो है ना, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पे जो चीज़ है, वो रिजिडिटी है, ठीक है? एंगर, इंसान के मूड स्विंग्स होते रहते हैं, गुस्सा आता रहता है, गुस्से के बाद बंदा माफ़ी भी माँग लेता है, बंदा माज़रत कर लेता है। नाफरमानी भी होती रहती है, खुदा की भी करते हैं, बंदों की भी करते हैं। परेशानियाँ भी आती हैं और परेशानियाँ चेहरों से अयां भी होती हैं, लोगों को बता भी बैठते हैं अपनी परेशानियाँ। रिजिडिटी जब तक आप में है ना, आप ताल्लुक नहीं बना सकते। यानी आपको जो है ना वो झुकना पड़ता है, आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ता है, कुछ माननी पड़ती है, कुछ मनवानी पड़ती है, तभी रिश्ते चलते हैं। तो यहाँ सबसे ज्यादा सख्त जो चीज है जिसके ऊपर हमें रिश्तों के लिए कंट्रोल करना चाहिए, वो रिजिडिटी है, ठीक है? यानी बड़े सॉफ्ट हो जाइए। और अडेप्टेबिलिटी की यही तो है ना, अडेप्टेबिलिटी, सर्वाइवल ऑफ द अडेप्टेबिलिटी आज के दौर में, कि अगर आपको जो है वो सरवाइव करना है तो आपको हर माहौल के साथ ढल जाना चाहिए। अगर आप ढल नहीं सकते तो आप आगे चल नहीं सकते। क्लियर है सबको? आवाज भी क्लियर है, सवाल भी क्लियर है? थोड़े आप एक्टिव हों तो तभी मुमकिन है कि मैं जो है ना वो ज्यादा टाइम तक चल सकूं। नहीं तो आपने भी कहना है सर जी हम भी बोर हो रहे हैं, और मैंने बोर तो कोई नहीं होना, लेकिन मुझे नींद आ जाती है। खैर आज उम्मीद नहीं आएगी, फिर भी कौन सा पता चलता है, नींद तो यकदम ही आती है। द फेमस बुक अहयाउल उलूम वाज रिटन बाय। ये जो अहयाउल उलूम है, ये किताब किसने लिखी थी? जी, इमाम, ये यूसुफ क्या लिखा हुआ है, यूसुफ होना चाहिए था। इमाम यूसुफ ने लिखी है, इमाम गजाली ने लिखी है, इब्ने खल्दून ने लिखी है। जी, अच्छा, कुछ लोग बता रहे हैं इमाम गजाली ने लिखी है, चले मैंने उनका मान लिया। मुझे जरा ये बताइए, इब्ने खल्दून ने कौन सी किताब लिखी है? इब्ने खल्दून ने कौन सी किताब लिखी है, जरा मैसेज कीजिएगा। जी शाबाश, बहुत जबरदस्त। मुकदमा इब्ने खल्दून, जो है ना ये बुक लिखी थी, इब्ने खल्दून ने लिखी थी, जो कि एक मुस्लिम फेमस हिस्टोरियन है, ठीक है? अच्छा जी, उसके बाद है नेक्स्ट, एनालिटिकल फिलॉसफी डील्स विच। हमने पढ़े थे कि जो फिलॉसफी है ना, इसके तीन स्टाइल्स हैं: पर्सपेक्टिव फिलॉसफी, स्पेकुलेटिव फिलॉसफी, एनालिटिकल फिलॉसफी। जी, कीमिया सआदत अहयाउल उलूम दोनों इमाम गजाली ने लिखी है। अच्छा जी, जो हम कहते हैं ना स्पेकुलेटिव फिलॉसफी, वो बात करती है थ्योरी की डेवलपमेंट के हवाले से। जो कहते हैं पर्सपेक्टिव, ऐसे आपका पर्सपेक्टिव क्या है, वो राइट है रॉन्ग की बात करती है। और जो एनालिटिकल है, ये एनालिसिस की, असेसमेंट की बात करती है, ठीक है? इसके अंदर ये डील करती है असेसमेंट को। तो इसका आंसर होगा असेसमेंट होगा। जी क्लियर है सबको? थोड़े एक्टिव हों। ये 17 लोग क्लास में बैठे हैं, कम से कम सारे बंदे जो है ना वो जागने का सबूत दें, ठीक है? पता लगे कि आप लोग जाग रहे हैं। और आपका जागने से ये होगा कि आपको खुद उन चीजों का नॉलेज का रिटेंशन रेट ज्यादा होगा। जिन जिन क्वेश्चन पे आपने रिस्पॉन्ड किया होगा ना, तो डेफिनेटली वो आपको याद ज्यादा रहेगी। एसेंशियलिस्ट गेट देयर एम ऑफ एजुकेशन फ्रॉम। एसेंशियलिज्म फिलॉसफी जो है, ये वाले अपने एम्स कहाँ से लेते हैं? प्यूपल इंटरेस्ट से लेते हैं। ये तो मैंने बताया था कि जो रियलिज्म वाले हैं, प्रैग्मेटिज्म, प्रोग्रेसिविज्म, वो प्यूपल इंटरेस्ट की तरफ आ सकते हैं। जो ट्रेडिशन है ये इसकी है, एसेंशियलिज्म गेट देयर एम फ्रॉम एजुकेशन, ट्रेडिशन फ्रॉम ट्रेडिशन, ये ट्रेडिशन से लेते हैं, रवायात से लेते हैं।
बिलीफ से कौन लेता है जी, जरा बताइए तो। ये बिलीफ है, बिलीफ से कौन अपने एम्स लेते हैं जी? विलियम बैगले ने दी थी असेंशियलिज्म, और ट्रेडिशन कल्चर उसकी बात ये करते हैं। अच्छा, बिलीफ से कौन लेते हैं, जरा बताइए, एक लफ्ज बस लिख दीजिएगा कि बिलीफ से। शाबाश मैडम आप द शहीन साहबा। ये बिलीफ से जो आइडियलिज्म वाले हैं वो बिलीफ की बात करते हैं, मजहब की बात करते हैं। शुक्रिया जी। लाइफ इज कंटिन्यूअस चेंजिंग प्रोसेस इज द बेस्ट बेस ऑफ एजुकेशन फिलोसफी। जिंदगी मुसलसल बदल रही है, कंटिन्यूअस चेंजिंग हो रही है। तो ये कौन सी एजुकेशन फिलॉसफी है? हमारे पास दी गई तीनों फिलॉसफी एजुकेशनल फिलॉसफी हैं, लेकिन कौन ये बात करता है कि लाइफ मुसलसल चेंज हो रही है, हर मतलब दिन बदल रहे हैं, चीजें बदल रही हैं, तो ये प्रोग्रेसिविज्म वाले बात करते हैं। जॉन डेवी भी इसके एक प्रोपोनेंट में से है। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ नॉन फॉर्मल एजुकेशन? ये सवाल के ऊपर एक दिन जो है ना हमारे ग्रुप के अंदर भी डिस्कशन हो रही थी। आज इसको थोड़ा सा समझने की हम कोशिश करेंगे। जवाब सभी ने ठीक बता रहे हैं, मीडिया है। अब आप लोगों में सवाल उस दिन ये था, जो आपस में डिस्कशन चल रही थी, एक ग्रुप कह रहा था कि जो मीडिया है ये इनफॉर्मल एजुकेशन का एक मेजर सोर्स है। एक कुछ लोग कह रहे थे कि मीडिया जो है वो नॉन फॉर्मल एजुकेशन का है। इस चीज को एक समझे। जब भी देखे मीडिया में कौन सी चीजें आती हैं, रेडियो भी आ गया, टीवी भी आ गया, इंटरनेट भी आ गया। अब मैं बैठे बैठे ना इंटरनेट ओपन करता हूँ, तो मैंने किसी की वीडियो सुनी, मैंने कुछ सीख लिया। मैंने जो है वो फेसबुक ओपन की, वहां से मुझे कुछ नजर आ गया। मैं बैठा था, टीवी चल रहा था, टीवी से मैंने देख लिया। रेडियो सुना वहां से। अब ये चीजें जो रेडियो का सुनना, टीवी, ये सारी चीजें ये इनफॉर्मल के अंदर आती हैं। कि मैं प्रॉपर कोई मैं प्लानिंग के साथ नहीं बैठा था, मैं कोई प्लानिंग के साथ नहीं बैठा था कि मैं इस वक्त टीवी पे बैठ रहा हूँ और मैं ये कोर्स कर रहा हूँ, वो नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। यानी जब आप एक एज यूजुअल आप कोई चीज एक्टिविटी कर रहे होते हैं, उससे सीख रहे होते हैं, कोई प्रॉपर प्लानिंग आपकी नहीं होती और किसी एजेंडे को पूरा करना नहीं होता मकसद, तो वो इनफॉर्मल हो जाता है। यहाँ नॉन फॉर्मल एजुकेशन से मुराद ये है जिसमें डिस्टेंस लर्निंग होती है, जैसे हमारी ऑनलाइन जो है वो हमारी क्लासेस हो रही होती हैं, तो यहाँ मीडिया से मुराद वो है। ठीक है। यानी नॉन फॉर्मल एजुकेशन के अंदर एक इंपॉर्टेंट कि हम जैसे अब ये जूम की क्लास ले रहे हैं, तो आप इसको नॉन फॉर्मल कहेंगे या इनफॉर्मल कहेंगे या फॉर्मल कहेंगे? जरा बताइए। मैं जो इस वक्त क्लास ले रहा हूँ, ये फॉर्मल है, नॉन फॉर्मल है या इनफॉर्मल है? तो नॉन फॉर्मल है ना। अब नॉन फॉर्मल है, तो नॉन फॉर्मल के अंदर मैं किस चीज का इस्तेमाल कर रहा हूँ? मीडिया का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो इस सूरत में जब हम किसी चीज को कर कर रहे हों और उसके अंदर हम मीडिया का सहारा ले रहे हों, मीडिया का सारे एक यानी एक काम प्लानिंग है, एक उसका कंसिक्वेंसेस है, प्रॉपर एक चीज है, एक कोर्स कर रहे हैं हम, उस कोर्स के अंदर हम मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, नॉन फॉर्मल है। और अगर वैसे मीडिया हो, टीवी वगैरह इस तरह कोई हम मीडिया से देख रहे होते हैं, कोई अखबार पढ़ लिया, मीडिया हर उस चीज को कहते हैं जिससे इलेक्ट्रॉनिक भी हो सकता है, डिजिटल, प्रिंट मीडिया, ये सारे मीडिया हो सकते हैं जो इट मीन ये चैनल है, ये क्या है, चैनल है जिसके जरिए हम इंफॉर्मेशन ले रहे होते हैं। क्लियर है सबको? कोई कंफ्यूज तो नहीं है? आगे चलूं? नो सर, ये बिलाल साहब क्या क्लियर नहीं था? जी, ज्यादा लोग इनफॉर्मल कहते हैं और इनफॉर्मल ही है, लेकिन मीडिया मीडिया होता है, मतलब हर वो चीज, मीडिया एक सोर्स है जिसके जरिए आप इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। ठीक है। और जब आप कोई एक प्रॉपर कोर्स के अंदर मीडिया का यूज कर रहे हैं, तो उसको हम मीडिया बोलेंगे, मतलब इनफॉर्म नॉन फॉर्मल में बोलेंगे। द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डिटरमाइनिंग द एम्स ऑफ एजुकेशन शुड बी। जो एम्स हैं हम कहाँ से लेते हैं? यानी कि हमने बार बार इस सवाल को कहीं ना किसी सेंस में पढ़ा कि जो एजुकेशन है ना, इसकी इसके अंदर जो हम ले रहे होते हैं, एम्स ले रहे होते हैं, जो हमारे ऑब्जेक्टिव होते हैं, वो हम सोसाइटी से ले रहे होते हैं। टीचर अपने से नहीं बनाता, एडमिनिस्ट्रेशन अपने से नहीं बनाती, बल्कि हम सोसाइटी को देखते हैं कि सोसाइटी क्या चाहती है, सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन क्या है, सोसाइटी में क्या एक्सेप्टेबल है, उसके आज के दौर का सोसाइटी में तकाजा क्या है। इन सारी चीजों को देखते हुए हम क्या बनाते हैं, सोसाइटी बनाते हैं, सोसाइटी से लेते हैं। सोशल फाउंडेशन आपका लिखा। डिजायरेबल मॉडल्स ऑफ बिहेवियर ऑफ अ सोसाइटी आर कॉल्ड। जो हमारा डिजायरेबल बिहेवियर ऑफ मॉडल होता है,
यानी हम बिहेवियर का वो मॉडल जो डिजायर्ड है, बिहेवियर का वो मॉडल जो जिसकी ख्वाहिश की जाती है। मैं आपके घर आया और वहां पे मैं आपसे किस तरह का बिहेवियर आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, डिजायरेबल मॉडल ऑफ बिहेवियर। मैं कैसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप मुझे कैसे वेलकम करें, कैसे मुझे खाना खिलाएं, कैसे मुझे सी ऑफ करें, कैसे मेरे से गपशप करें। अब ये जो मैं आपके साथ जो है ना वो चीजें एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, जो चीजें, ये क्या चीजें होती हैं, ये क्या होती हैं, और ये हर घर के अंदर मुख्तलिफ होती हैं। कुछ लोगों की ये वाली चीजें, बोल ही देता हूँ, वैल्यूज होती हैं, कुछ की नहीं होती। मोरल नहीं, अखलाकियात और चीज है। अखलाकियात तो हमारा बोलना है, हमारा यानी अखलाकियात और चीज है, ठीक है। वैल्यूज होती हैं जिनके जिनसे जरिए हम डील कर रहे होते हैं अपने बिहेवियर्स जो होते हैं ना हमारे, उनको हमारे मतलब एक अखलाकियात और चीज एक बहुत ब्रॉडर है, बिहेवियर एक छोटी चीज है। और बिहेवियर के अंदर होता है कि हम किसको कैसे उस वक्त एक्शन कर रहे हैं, बिहेव कर रहे हैं। तो ये जो है ना बिहेवियर, ये आएगा यहाँ पे वैल्यूज आएगा, ठीक है, जो हम किसी से एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। एथिक्स और मोरल में डिफरेंस क्या है? एग्जैक्ट मुझे भूल रहा है, मैंने इसके मुतालिक ना किसी को बताया हुआ है, अब मेरे पास ना एग्जैक्ट डेफिनेशन भूल रही है। चलिए इसको जो है ना मैं बाद में कर देता हूँ, आपको इसको बता दूंगा, ठीक है। बाद में वाइस कर दूंगा, अभी एग्जैक्ट मेरे जेन में नहीं है कि मैं इसको ना तशरीह करने लग जाऊं और वो चीज गलत हो तो। अच्छा, ये वाला वैल्यूज है, ठीक है। एसेंशियलिस्ट स्ट्रेस अपॉन, जो एसेंशियलिज्म वाले हैं किस चीज के ऊपर फोकस करते हैं? मेंटल डिसिप्लिन के ऊपर, रिड्यूस नॉलेज के, नॉलेज को कम किया जाए, इनोवेशन के जो है ना इजादात की जाए। ये मोरल डिसिप्लिन की बात करते हैं, मेंटल डिसिप्लिन की बात करते हैं, ठीक है। ट्रेडिशन, मेंटल डिसिप्लिन, कोड, नॉलेज, इस तरह की बातें कौन करते हैं? एसेंशियलिज्म वाले करते हैं। नेचर ऑफ, जी चले ये आशीष साहब, ये आपको फायदा हो जाएगा कि आप जो है ना वो बार बार जब लिख रहे हैं ना, तो आपको ये फायदा हो जाएगा कि विलियम भी अगले भूलेगा नहीं। नेचर ऑफ साइंटिफिक नॉलेज रेस्ट ऑन, जो साइंटिफिक नॉलेज है ये किस चीज, क्या क्या चीजें इसके अंदर इंपीरिसिज्म होता है, यानी इंपीरिसिज्म हम कहते हैं। थैंक यू। इंपीरिसिज्म होता है तजर्बात से नॉलेज का लेना, तजर्बात से जो हम अपनी सेंसेस का इस्तेमाल करके नॉलेज ले रहे होते हैं। रेपिटेशन होता है जब हम कोई चीज बार बार, यानी एक एक जवाब आया फिर रेपिटेशन। एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट तजर्बे करना होता है, ठीक है। तो इसका आंसर जो है ऑल ऑफ द अबव आएगा, ठीक है। जब हम साइंटिफिक नॉलेज में किसी चीज की रिलायबिलिटी चेक करना भी मकसूद होता है कि हम देखते हैं कि वो चीज बार बार हो रही है, तो नॉलेज की अथेंटिसिटी हमें मिलती है। एक्सपेरिमेंटेशन, हम उसे तजर्बा कर सके, साइंटिफिक नॉलेज तजर्बे की बात करता है। इंपीरिसिज्म की बात भी करते हैं, ठीक है। ये सारी बातें इसके अंदर आती हैं। अथेंटिक नॉलेज इज गेन्ड थ्रू, अथेंटिक नॉलेज कहाँ से लिया जाता है? जी, क्या इंपीरिकल एक्सपीरियंसेस से अथेंटिक नॉलेज मिलता है, अथॉरिटी से मिलता है, इंट्यूशन से मिलता है, ऑल ऑफ द अबव? ऑल ऑफ द अबव भी ठीक नहीं है, इंट्यूशन भी ठीक नहीं है, ठीक है, क्योंकि इंट्यूशन की वजह से ना, तो इंट्यूशन वाला नॉलेज अथेंटिक नॉलेज नहीं होता, सबसे वीक नॉलेज होता है। अब आते हैं अथॉरिटी और इंपीरिकल एक्सपीरियंस से। अब हम तजर्बा करते हैं, वो नॉलेज तो होता है, इंपीरिकल नॉलेज होता है, यानी तजर्बे वाला नॉलेज होता है। अथॉरिटी वो होता है कि जिसका जिसका माजी का एक्सपीरियंस हो, जिसके पहले के तजर्बात हो, जिसका पहले का एक्सपोजर हो। तो अथेंटिक नॉलेज अथॉरिटी से मिलता है, अथेंटिक नॉलेज अथॉरिटी से मिलता है। एम्पिरिकल एक्सपीरियंसेस, ये रिपीटेड है,
चलें ठीक है, इसको देखते हैं फिर। अच्छा जी, वाह। इसका एक ये सवाल रिपीटेड है, नो डाउट, और इससे पहले हमने ये सवाल जब किया था तो मेरा ख्याल है कि मैंने इसका आंसर अथॉरिटी बताया था। और अथॉरिटी इस बुनियाद से बताया था कि जिस बंदे का माजी के तजर्बात हैं और उसकी बुनियाद पे वो बंदा अथॉरिटी है कि वो ऑथेंटिक, यानी उसका नॉलेज जो उससे लिया गया होगा वो ऑथेंटिक होगा। इंपीरिकल एक्सपीरियंसेस भी एक हमारे पास ऑथेंटिक नॉलेज की ही एक किस्म है, यानी इसमें हम तजर्बा भी कर रहे हैं, अपनी सेंसेस का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। ये दोनों बातें किसी न किसी हद तक ठीक बनती है, लेकिन हमने देखना है कि हम इसमें से मोस्ट सूटेबल किसकी तरफ जाते हैं। क्योंकि इंट्यूशन ना होने की वजह से हम ऑल ऑफ द अबव की तरफ तो जा नहीं सकते। लर्निंग शुड बी डायरेक्टली रिलेटेड टू द इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड। लर्निंग जो है ये बच्चे की दिलचस्पी के साथ होनी चाहिए। कौन बात करता है? रियलिज्म वाले तो यूनिवर्स की रियलिटी की बात कर रहे होते हैं, आइडियलिज्म वाले मजहब, बिलीफ, सोल, उनकी बात कर रहे होते हैं, आइडियाज की बात कर रहे होते हैं। तो प्रोग्रेस प्रोग्रेसिविज्म वाले जो हैं वो बात करते हैं इसकी इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड की बात करते हैं। रियलिज्म कंसर्न विद रियलिटी ऑफ, रियलिज्म किसकी रियलिटी की बात करते हैं? थिंग्स की, वर्ड की, ऑब्जेक्ट्स की, यूनिवर्स की। वैसे सभी की रियलिटी की बात करते हैं, लेकिन सूटेबल क्या है कि यूनिवर्स कायनात कह दी तो सब कुछ उसके अंदर आ गया। ठीक है, सब कुछ उसके अंदर आ गया। अकॉर्डिंग टू द आइडियलिज्म द एम ऑफ एजुकेशन इज टू डिवेलप। आइडियलिज्म के नजदीक एजुकेशन का एम क्या है? सोल की बात करते हैं, बॉडी की बात करते हैं। अब सोल की बात तो ये करते हैं, बॉडी की बात नहीं करते। इसी तरह डी देखें, सोल की बात करते हैं तो बॉडी की नहीं करती, वो भी नहीं होगा। तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा, माइंड एंड सोल की बात करते हैं। क्योंकि वो बॉडी को कहते हैं बॉडी इज फॉल्स, बॉडी इज मोर्टल। ठीक है ना, जिसम मोर्टल है, इसने खत्म हो जाना है, फना हो जाना है, तो उसकी तो ये मुखालफत करते हैं। बी और डी तो पक्का नहीं है। अब ए है, और इधर माइंड भी जो है, माइंड भी कहते हैं कि माइंड एक अलग चीज है। माइंड के अंदर आइडिया, माइंड एक फिजिकल चीज नहीं है। ठीक है, आइडियलिज्म वाले कहते हैं कि माइंड एक फिजिकल चीज नहीं है बल्कि एक एब्स्ट्रैक्ट चीज है। तो माइंड एंड सोल की बात करते हैं। द ग्रेट मेथड ऑफ टीचिंग बाय नेचरलिस्ट इज, नेचरलिस्ट जो है उनके नजदीक जो ग्रेट मेथड ऑफ टीचिंग है वो कौन सा है? डिस्कशन मेथड है कि गुफ्तगू करके किया जाए, स्टडी टूवर्स किया जाए, ठीक है, रोल प्ले, किसी का रोल प्ले किया जाए, या प्ले वे किया जाए। ये रोल प्ले नहीं है, ये डिस्कशन भी नहीं है, पहला तो हो गया पक्का। प्ले वे नहीं है, प्ले वे और चीज है, ये रोल प्ले होना है, किसी शख्स का कोई रोल अदा करे। प्ले वे नहीं होना, ये रोल प्ले होगा इसका। और स्टडी टूवर्स की बात भी वैसे करते ही हैं कि टूवर्स किए जाए, उससे हम सफर से सीखते हैं। तो ये डी, डी नहीं होगा, ये सी होगा। ठीक है, रोल प्लेइंग की बात, रोल प्लेइंग हम किसके इसके अंदर बात करते हैं? क्या हो गया मुझे? प्ले वे। प्ले वे ड्रामा है। चलो यार, मुझे इसको ना खुद क्लियर करने दें, इस सवाल को ना फिर मुझे खुद क्लियर करने दें। प्ले, रोल प्ले, रोल प्ले करना, स्टडी टूर, वो भी नेचरलिज्म इसके भी हामी हैं। ठीक है, प्ले वे मेथड, अच्छा ड्रामा मेथड कह रहे हैं। चलो इसको अभी रखें, इसको रखें 1339, मुझे देखने दें। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट है एजुकेशन एज द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंसेस एक्सपोंडेड बाय। एजुकेशन इज द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंस, तजर्बात की रीऑर्गेनाइजेशन है। ये बात कौन करता है? ये बात जॉन डेवी करता है। ठीक है, जॉन डेवी कहता है तजर्बात की बात, प्रिंसिपल ऑफ एक्सपीरियंस से तजर्बात की बात जो करता है ना, वो जॉन डेवी करता है। मेथड इन विच कीन स्टडी ऑफ एनी इवेंट और बिहेवियर इज मेड। सही है। अच्छा, मेथड इन विच कीन स्टडी ऑफ एनी इवेंट और बिहेवियर इज मेड, तो वो जो है कीन स्टडी हम कहाँ पे कर रहे होते हैं?
तजर्बात के अंदर कर रहे होते हैं, डेवलपमेंट के साइकोफिजिकल के अंदर, या ऑब्जर्वेशन के अंदर। तो जो हम कीन स्टडी यानी किसी चीज को गहराई से उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो ये हमारा ऑब्जर्वेशन मेथड होता है। ठीक है, किसी चीज कीन स्टडी करना उसके ऑब्जर्वेशन मेथड में आता है। फेस टू फेस रिलेशनशिप इन विच वन ट्राइज टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द अदर इज कॉल्ड। फेस टू फेस यानी एक बंदा अपने गाहे बगाए है, आमने सामने है, और एक बंदा दूसरे बंदे का प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, तो इसको हम काउंसलिंग। गाइडेंस जो होती है ना, वो तो बहुत से लोगों के साथ होती है, गाइडेंस किसी भी सूरत में हो सकती है। जो फेस टू फेस होती है ना, वो काउंसलिंग होती है। और ये इसकी बातें कॉन्फिडेंशियल रखी जाती हैं, और सिंगल बंदा होता है इसके अंदर, एक सिंगल एंटिटी के साथ एक सिंगल एंटिटी बात कर रही होती है, ये होती है। कॉल रॉजर्स प्रेजेंटेड, कॉल रॉजर्स ने कौन सी थ्योरी दी थी? पर्सन सेंटर्ड थेरापी दी थी। ठीक है, पर्सन सेंटर्ड काउंसलिंग दी थी, पर्सन सेंटर काउंसलिंग या पर्सन सेंटर थेरापी जो है उसको बोलते हैं। तो कॉल रॉजर्स ने ये दी थी। चेंज इन बिहेवियर रिजल्ट फ्रॉम, जो जो बिहेवियर चेंज होता है ये किस चीज की रिजल्ट है? मोटिवेशन का रिजल्ट है, लर्निंग का है, या मेचुरेशन एंड लर्निंग का है? देखिए, जो मेच्योरिटी होती है ना, वक्त के साथ साथ हमारे रवैये तब्दील होते हैं। चेंज इन बिहेवियर ये लर्निंग है, डेफिनेशन चेंज इन बिहेवियर लर्निंग है। लेकिन जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है ना, हमारे रवैये बदलते हैं, हम मिच्योर होते हैं, हम बायोलॉजिकली जो है वो साउंड हो रहे होते हैं। तो मेच्योरिटी भी, मेच्योरेशन से भी बिहेवियर को चेंज होती है। ठीक है, चेंज इन बिहेवियर रिजल्ट फ्रॉम मेच्योरिटी भी आती है और लर्निंग भी होती है। ये दोनों होगा। ठीक है, अकेला अगर आपसे पूछा जाए, अगर वो लर्निंग अकेला कहता है तब भी वो ठीक था, लेकिन यहाँ पे जब मेच्योरिटी आ गया तो मेच्योरिटी भी आती है। चेंज इन बिहेवियर वो लर्निंग ही है। ठीक है, डेफिनेशन। लेकिन जब एक टर्म यूज हुआ ना, मैच्योरिटी, मैच्योरेशन, तो जब बिहेवियर चेंज होता है ना, उसके साथ हमारी मेच्योरिटी भी आ रही होती है। ठीक है, इस वजह से करके हम इसको शामिल कर रहे हैं। IQ of 7 year old child with an MA of 8 year would be placed in IQ distribution table as। तो हमारे पास फार्मूला क्या है? MA/CA × 100, मेंटल एड डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एड मल्टीप्लाई बाय 100। तो वो सिंपल वही आएगा, 8/7 मल्टीप्लाई बाय 100। तो वो उसी तरह का होगा। तो इसका आंसर एवरेज होगा। ठीक है, क्योंकि वो उसका हम करें ना, 8/7 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 7 × 7 तो एक बच के, चलो बदल उसको इशारे लगा लो। जब 100 से करेंगे तो वही तकरीबन वही जवाब आएगा। तो वो एवरेज वाला ही होगा, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। द टर्म ग्रोथ इज यूज इन प्योरली डैश सेंस। जो ग्रोथ है किस सेंस के अंदर ये टर्म यूज होती है? इंटेलेक्चुअल, सोशल, फिजियोलॉजिकल या फिजिकल? फिजिकल में यूज होती है। ठीक है, ग्रोथ का ताल्लुक फिजिकल के साथ है। A setting in which the individual spends considerable time with family is, वो यानी जहां बच्चा बहुत ज्यादा टाइम अपनी फैमिली के साथ गुजार रहा होता है। तो कौन सा होता है? देखें, बच्चे के जो प्राइमरी होते हैं ना, वो रिलेशनशिप वो अपनी फैमिली होती है। तो फैमिली के साथ वो ज्यादा टाइम गुजार रहा होता है, तो माइक्रो सिस्टम के अंदर आता है। ठीक है, पहले वाला। द डैश लोब इज टू हियरिंग एज द occipital लोब इज टू विजन। हमने चार जो है ना वो लोग पढ़े थे, तो अकोपिटल का विजन के साथ कहा था। और इसी तरह हमने जो है ना वो ये कहा था क्या, फ्रंट वाला था एक, अच्छा बर, तो जो है दूसरा फ्रंटल लोब है, पैरेटल लोब है, टेम्पोरल लोब है, सेरिबेलल है। तो ये टेम्पोरल लोब जो है ना, ये इसका आंसर होगा। जो सुनने से ताल्लुक है ना, वो टेम्पोरल लोब का है। अकोपिटल लोब जो विजन के साथ है, when the development of the same subject is studied over a period of time, the study is called, when the development of the same subject studied over a period of time,
जब हम किसी चीज को कुछ टाइम के बाद, यानी आज मैंने डाटा लिया है, इस चीज को स्टडी किया, कुछ अर्से बाद दोबारा उसको स्टडी करता हूँ, फिर कुछ अर्से बाद, तो पीरियड ऑफ टाइम कुछ वक्फे के बाद कर रहे होते हैं, इसे लॉन्गिट्यूडनल स्टडी बोलते हैं। क्रॉस सेक्शनल होती है जब हम एक ही टाइम के अंदर उसको स्टडी करें। जब हम उसको बार बार गाहे बगाए वक्फे वक्फे से करें तो वो लॉन्गिट्यूडनल स्टडी होती है। इन गाइडेंस द रोल ऑफ टीचर इज एज गाइडेंस के अंदर टीचर का रोल क्या होता है? टीचर एक जज होता है गाइडेंस के अंदर, मॉरलिस्ट होता है, हेल्पर होता है, मिरर होता है। तो हेल्पर होता है गाइडेंस के अंदर, गाइड की जा रही होता है, हेल्प हेल्प की जा रही होती है। द कम्युलेटिव रिकॉर्ड इंक्लूड्स, जो कम्युलेटिव रिकॉर्ड है इसके अंदर क्या कौन सा रिकॉर्ड शामिल होता है? कम्युलेटिव कहते हैं मुकम्मल रिकॉर्ड को, हर तरह का रिकॉर्ड। यानी बच्चे का अचीवमेंट टेस्ट वो भी आ गया, उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट भी आ गई, उसने एजुकेशनल वोकेशनल इंस्टा, सब कुछ जितना एक बच्चे का बायोडाटा है, जिस कदर जिस तरह का रिकॉर्ड है, सारे रिकॉर्ड का कलेक्शन को हम जो है वो कम्युलेटिव रिकॉर्ड बोलते हैं। फैसिलिटी वैल्यू ऑफ लेस देन 0.20 मीन, अगर फैसिलिटी वैल्यू लेस देन 0.20 हो तो टेस्ट कैसा होगा? आसान होगा, मुश्किल होगा, एक्सेप्टेबल होगा या डिफिकल्ट होगा? तो डिफिकल्ट होगा। ठीक है, जब जब फैसिलिटी वैल्यू 0.2, यानी जब 0.3 से कम होगा तो मुश्किल होगा, 0.7 से ज्यादा होगा तो आसान होगा, और 0.3 से 0.7 के दरमियान होगा तो वो एक्सेप्टेबल होगा। When which question have increasing objectivity of marking, कौन सा सवाल है जिसके अंदर मार्किंग की ऑब्जेक्टिविटी ज्यादा होती है? यानी एक बंदे ने चेक किया तो जितने नंबर दिए अगला बंदा भी उतने दिएगा, उसके अंदर रिलायबिलिटी ज्यादा होगी, ऑब्जेक्टिविटी ज्यादा होगी, तो वो कौन सा है? वो मल्टीपल टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, कौन सी है? मल्टीपल टाइप क्वेश्चन। टेबल ऑफ टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन हेल्पिंग, टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन हम किस लिए करते हैं? टेस्ट को बनाने के लिए कर रहे होते हैं, टेस्ट डेवलपमेंट के लिए टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन। द एबिलिटी टू सिलेक्ट, ऑर्गेनाइज, इंटीग्रेट एंड एवेल्युएट आइडियाज डिमोन्स्ट्रेटेड बाय। ठीक है, जब हम बहुत सी चीजें को ऑर्गेनाइज तरतीब लगा रहे हो, इंटीग्रेट इकट्ठा कर रहे हो, इवेल्युएशन कर रहे हो आइडियाज की, तो ये एक्सटेंडेड रिस्पांस क्वेश्चन होंगे। रिस्ट्रिक्टेड तो हम बाउंड हो जाते हैं, लेकिन जहां पे हम सिलेक्ट भी खुद कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं, आइडियाज की बात हो रही है, अपनी मर्जी से हमने लिखना है, तो वो एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट रिस्पांस होगा। विच टाइप ऑफ टेस्ट एंड्स टू हैव द लोवेस्ट रिलायबिलिटी, कौन सा टेस्ट है जिसकी सबसे कम रिलायबिलिटी है? यानी मैंने ट्रू फास्ट टेस्ट दिया तो बच्चों की रिलायबिलिटी उसमें ज्यादा होगी, एमसीक्यूज में होगी, मैचिंग में होगी, कंप्लीशन में होगी, ऐसे में होगी। सबसे कम जो होगी वो ऐसे में होगी। ठीक है, ऐसे में रिलायबिलिटी के, यानी कि ऐसे में एक बंदे ने चेक किया है तो 5 नंबर दिए, अगला बंदा चेक करे तो 10 दे सकता है, 4 दे सकता है, 3 दे सकता है। यानी यहाँ रिलायबिलिटी नहीं होगी, जबकि बाकी चीजों में रिलायबिलिटी होती है। द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन मेकिंग अ टेस्ट, जब भी हम टेस्ट बनाते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसके अंदर क्या है कि किस कंटेक्स्ट पर टेस्ट बनाना है, ऑब्जेक्टिव क्या होंगे हमारे, प्रोसेस क्या होगा, प्रॉपर प्लानिंग क्या करनी होगी। जब भी हम टेस्ट बनाएंगे पहले हमें पता चलेगा ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव को देख के हम प्लानिंग करेंगे। ठीक है ना, पहले हमें पता हो ऑब्जेक्टिव, यानी मैं टेस्ट लेना क्यों है, क्या मकसद है, क्यों टेस्ट लेना चाह रहा हूँ, फिर प्लानिंग करूंगा कि मैं कैसे टेस्ट लेना। डी नहीं है, ठीक है ना, ये इसका बी ऑप्शन है, पहले हम ऑब्जेक्टिव देखेंगे फिर प्लानिंग करेंगे। एन एप्टीट्यूड टेस्ट मैयर, एक एप्टीट्यूड टेस्ट है वो क्या मैयर करता है? ओवरऑल मेंटल एबिलिटी, किसी शख्स की मेंटल एबिलिटी मालूम करनी हो तो तब एप्टीट्यूड टेस्ट दिया जाता है। अटेंड एबिलिटी के क्या कितना कुछ उसने सीख लिया है, पोटेंशियल एबिलिटी कितना वो कैलिबर है, कितना कुछ वो कर सकता है, नन ऑफ दीज। तो एप्टीट्यूड टेस्ट जो है वो मेजर करता है पोटेंशियल एबिलिटी, किसी बंदे की पोटेंशियल, एप्टीट्यूड मुस्तकबिल के लिए है, और किसी बंदे की पोटेंशियल क्या है, किसी बंदे की पोटेंशियल क्या है। अटेंड एबिलिटी तो मतलब होता है वो जो अचीव कर लिया है, वो नहीं, हम तो अचीवमेंट टेस्ट इसके लिए होता है। एप्टीट्यूड का मतलब होता है हम किसी को देख रहे हैं कि आज ये किस तरह परफॉर्म करता है तो मुस्तकबिल में कैसे करेगा, तो हम उसकी बेसिकली पोटेंशियल देख रहे होते हैं कि ये बंदा क्या कर सकता है। ठीक है, अ टेस्ट
डिजाइन टू नो द स्टूडेंट पोजीशन इन द ग्रुप इज कॉल्ड। एक ग्रुप के अंदर स्टूडेंट हैं और उनसे हम टेस्ट लेते हैं, और टेस्ट लेने के बाद मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे इस बच्चे की पोजीशन कितनी है, कहाँ पे फॉल करता है उन बच्चों में से, तो कौन सा टेस्ट लेंगे? नॉर्म रेफरेंस, यानी कंपैरिजन हो रहा है ना। देखिए ग्रुप है और उसमें टेस्ट लेता हूँ और देखता हूँ कि कौन सा बंदा कहाँ पे फॉल कर रहा है, तो बेसिकली कंपैरिजन करना चाह रहा हूँ ना उसको, तो ये नॉर्म रेफरेंस टेस्ट होगा। ठीक है, क्राइटेरिया के अंदर तो फिक्स क्राइटेरिया होता है, जहां पे हम ये बात करते हैं कि क्राइटेरिया रेफरेंस रेफरेंस के अंदर तो हम ये बात करते हैं कि पर्सन इन द ग्रुप, वहां एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया को देखा जा रहा होता है। ठीक है, ये नॉर्म रेफरेंस है। ग्रुप ना देखें, बात ये है, अब ग्रुप के अंदर तो इंडिविजुअल के टेस्ट डिजाइन टू नो द स्टूडेंट्स बिहेव पोजीशन इन अ ग्रुप, एक ग्रुप के अंदर स्टूडेंट की पोजीशन, अब स्टूडेंट तो सिंगल ही हो सकता है ना, हर एक की पोजीशन हमें देखनी है। bringing together scientific ideas to form a unique idea is called, साइंटिफिक आइडिया को इकट्ठा करके कोई नया आइडिया बनाना, यानी पुराने आइडियाज को इकट्ठा करके नया आइडिया बनाना, तो सिंथेसिस होता है। क्या होता है? सिंथेसिस। रैंडमली फॉर्म्ड ग्रुप्स इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, जो रैंडमली ग्रुप बनाए जाते हैं, किस में बनाए, यानी कौन सी ऐसी रिसर्च है जिसके अंदर हमेशा डाटा रैंडम लिया जाता है, रैंडम ग्रुप बनाए जाते हैं, रैंडम सैम्पलिंग होती है। ये एक्सपेरिमेंटल है जहां पे हमेशा रैंडम सैम्पलिंग होती है। बाकियों के और तरीके चल सकते हैं, लेकिन इधर से एक्सपेरिमेंटल ही चलेगी, और ठीक है, रैंडम ही चलेगी। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेम प्रोपोर्शन ऑफ इंडिविजुअल इन सैंपल एज दे एग्जिस्ट इन पॉपुलेशन इज कॉल्ड। रिप्रेजेंट सेम प्रोपोर्शन की, प्रोपोर्शन की बात किस में आती है, यानी सेम प्रोपोर्शन, तो ये स्ट्रैटा है, यानी हमने कहा था पहले हम सब ग्रुप्स बनाते हैं और उन ग्रुप्स के अंदर फिर सेम प्रोपोर्शन उठाते हैं, एक खास पोर्शन। 10 बंदे हैं, मैंने 10% डाटा लेना, 10 से तो एक आ जाएगा, 90 है तो 9 आ जाएंगे, 50 है तो 5 आ जाएंगे। तो इस तरह करके हम उसको स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग के अंदर प्रॉपर चीजों की एक अरेंजमेंट कर रहे होते हैं। अ सुपरवाइजर इज वन हु, सुपरवाइजर कौन होगा? जो प्रोवाइड फ्रेंडली हेल्प, वो फ्रेंडली हेल्प करेगा, इंस्पेक्ट क्लासरूम, क्लासरूम को सख्ती से चेक करेगा, डायरेक्शन देगा, क्रिटिसाइज करेगा, सारी बात। सुपरवाइजर तो बड़ा फ्रेंडली होता है, कोऑपरेटिव होता है, कोऑर्डिनेटर होता है, तो ये प्रोवाइड फ्रेंडली हेल्प होगा। ठीक है। रिस्पेक्ट ऑफ ओपिनियन इज द फीचर ऑफ, रिस्पेक्ट ऑफ ओपिनियन इज द फीचर ऑफ, तो ओपिनियन किस में, ओपिनियन की, ओपिनियन की जो है ना वो रिस्पेक्ट की जाती है, तो डेमोक्रेटिक है ना, यहाँ सबको अपनी राय देने का आजादी है और उनकी राय का एहतराम किया जाता है, वो डेमोक्रेटिक के अंदर किया जाता है। नॉन डेवलपमेंट बजट कौन सा? दो तरह का बजट होता है, डेवलपमेंट, नॉन डेवलपमेंट वो होता है जैसे कोई बिल्डिंग बनानी है, कुछ नया बनाना है, वो डेवलपमेंट। नॉन डेवलपमेंट वो होता है जो चलाने के लिए होता है, यानी हमारी सैलरी जो है वो नॉन डेवलपमेंट बजट है, कोई चीज उससे नई बन नहीं रही, वो चलाने के लिए सिस्टम है। जो कोई रनिंग एक्सपेरिमेंट होते, एक्सपेंडिचर होते हैं इदारे के लिए, स्टेशनरी ले ली, बुक्स ले ली, इस तरह की चीजें। बिल्डिंग की कोई छोटी मोटी टूटी फूट है तो वो ठीक करना, ये सारी चीजें आते हैं नॉन डेवलपमेंट बजट के अंदर। डेवलपमेंट होता तो उसमें कोई नई चीज बनाते होते हैं। द फादर ऑफ मॉडर्न थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट हेनरी फायल, ठीक है, फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी जो है वो किसने दी थी? हेनरी फायल ने दी थी। द बजट इन विच ग्रांट्स फॉर न्यू कंस्ट्रक्शन आर डिमांडेड इज, जब नई बिल्डिंग बनानी होगी तो फिर डेवलपमेंट होगा ना, नई कंस्ट्रक्शन की बात की गई है, कुछ नया बनाना है, तो इसे हम डेवलपमेंट बजट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डेवलपमेंट बजट बोलेंगे। द लास्ट स्टेप इन डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग के अंदर हम आखिर पे क्या कर रहे होते हैं? जी, अच्छा, द लास्ट, पहला क्या हम उसके अंदर को बेस्ट अल्टरनेटिव को सिलेक्ट कर रहे हैं, इवेलुएट कर रहे हैं अल्टरनेटिव को, डेवलप अल्टरनेटिव, आप गलत बता रहे हैं, इसका आंसर ए है। ठीक है, एवेल्युएशन, डिसीजन मेकिंग के अंदर एवेल्युएशन हम पहले करते हैं, फाइनल चॉइस बाद में करते हैं। यानी देखिए अब फैसला कर लिया है, फैसले के बाद एवेल्युएशन करने बैठ गए, फैसला मैंने ठीक किया है गलत किया है, ये तो नहीं होगा ना। आप पहले एवेल्युएशन करते हैं और उसके दिए गए ऑप्शन में से एवेल्युएशन के बाद बेस्ट ऑप्शन चूज करते हैं, तो ये ए है। ठीक है, एवेल्युएशन द अल्टरनेटिव जवाब ठीक नहीं है। एवेल्युएशन के अंदर तो हम जो है वो एवेल्युएट करेंगे, तो फिर तो हम उसको सिलेक्ट तो नहीं कर रहे हैं ना, डिसीजन तो नहीं ले रहे हैं, डिसीजन में तो हमने चूज करना है ना। जॉब स्पेसिफिकेशन मीन्स,
जॉब स्पेसिफिकेशन से क्या मुराद होता है कि रिक्रूटमेंट ऑफ जॉब, रिक्वायरमेंट ऑफ जॉब, स्कोप ऑफ जॉब, नेचर, डिस्क्रिप्शन ऑफ जॉब बोलते हैं, ठीक है। जॉब स्पेसिफिकेशन क्या काम करना है, क्या ड्यूटीज हैं, डिस्क्रिप्शन मुकम्मल जॉब की डिटेल जो है ना वो डिस्क्रिप्शन ऑफ जॉब में आती है। करिकुलम प्रेजेंट इंस्ट्रक्शनल मटेरियल इज स्टेटेड बाय, किसने डेफिनेशन दी थी कि जो करिकुलम है ये प्रेजेंट इंस्ट्रक्शन मटेरियल की बात ये स्मिथ ने की थी। किसने की थी? विलियम स्मिथ ने करिकुलम एज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन मटेरियल या इस तरह की उसने बात की थी। तो ये आपने रट्टा लगा लिया है, ये बगैर वजह के इंसान में गुस्सा होता है अक्सर। कंपोनेंट्स ऑफ करिकुलम इज, करिकुलम के कौन से कंपोनेंट्स हैं? ऑब्जेक्टिव, एवेल्युएशन, टीचिंग स्ट्रेटजी या ऑल ऑफ द अबव? तो सारे ही हैं। देखिए अब करिकुलम के अंदर हम कहते हैं पहले ऑब्जेक्टिव क्या है, मेथड ऑफ टीचिंग वो कंटेंट कौन सा है, फिर मेथड ऑफ टीचिंग, टीचिंग स्ट्रेटजी बन जाता है, एवेल्युएशन, ये सारी बातें ही आ जाती हैं। डिटेल कंटेंट ऑफ द सब्जेक्ट फॉर अ क्लास इज कॉल्ड, डिटेल कंटेंट को क्या बोलते हैं जी? एक होती है हमारे पास आउटलाइन, उसको हम या एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर वो सिलेबस होता है। जब कंटेंट की बात हुई है ना, कंटेंट को हम कोर्स के जिम्मे में लेते हैं, ठीक है, मवाद को हम कोर्स के जिम्मे में लेते हैं। और अगर ये होता ना डिटेल आउटलाइन की बात होती, स्पेसिफिक टाइम के अंदर हम जो सिलेबस कवर करते हैं उसकी बात होती, वो सिलेबस होता। ये जो डिटेल कंटेंट है ओवरऑल, यानी बात होती सब्जेक्ट की, मजामीन की एक किस्म की बात हो रही है, डिटेल कंटेंट की बात हो रही है, तो ये वाला कोर्स होगा। education policy that gave equal weight to general science and technical education, एजुकेशन पॉलिसी जो टेक्निकल और जनरल एजुकेशन दोनों को जो है वो बराबर वेटेज देती है, अच्छी वेटेज देती है। कौन सी है? 72, 78, 92। देखें जो आई है ना टेक्निकल एजुकेशन और इस तरह की चीजों पे फोकस किया गया ना, ये 92 की पॉलिसी है। कंप्यूटर 92 में आया था, फिर टेक्निकल एजुकेशन को भी दी गई। बात होती रही है टेक्निकल की, बात 1947 में भी हुई थी जिसकी कमेटियां बनाई गई थी। 1992 के अंदर बहरहाल ये जो है ना इसका आंसर है कि साइंस टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस किया गया। फिलोसॉफिकल फाउंडेशन ऑफ करिकुलम इज कंसर्न्ड विद, फिलोसॉफिकल, अच्छा साहब आप कहते हैं कि 72 में बात की गई थी जनरल साइंस और इसको, चलिए देखते हैं। फिलोसॉफिकल फाउंडेशन ऑफ करिकुलम इज कंसर्न्ड विद, फिलोसफी जो होती है ना वो आइडियाज को करती है, ठीक है। चलें आज इतने ही सवाल, ठीक है, और बस एक सेशन ही, ठीक है, बाकी इंशाल्लाह जो है वो कल करेंगे। तो बल्कि एक कर लेते हैं तो 50 सवाल नहीं हो जाएंगे? वैसे यहाँ तक हो ही जाते हैं, 24 से शुरू किए थे। द करेक्टरिस्टिक एक्टिविटी सेंटर करिकुलम, उसमें स्टूडेंट का इंटरेस्ट भी होता है, प्रैक्टिकल वर्क भी हो रहा होता है, ओवरऑल डेवलपमेंट भी हो रही है, ऑल ऑफ द अबव आता है, ठीक है।